चंदा पार्टी के लिए लेना पड़ेगा, किसी आदमी के लिए? ये तो चलिए, अब आपके पास जानकारी हो तो नहीं, बताइए। मेरे पास सब जानकारियां हैं। पिछले चुनाव में जो विधानसभा का हुआ है उसमें सबसे ज्यादा पैसा अखिलेश और बीजेपी ने कमाया है। सबसे ज्यादा बदनाम मायावती हुई है, सबसे कम पैसा मायावती ने लिया। जैसे मालूम होता था कि यादव बिरादरी ने तलवार से यूपी को फतह किया। ये तो मीडिया का प्रचार। नहीं नहीं, ये एक सच्चाई है। बैकवर्ड के दिमाग से जिस दिन ये बात निकल जाएगी उस दिन बीजेपी का खात्मा हो जाएगा। मोदी जी चाहते हैं किसी सूरत से इनको बांटो, और उसमें बिल्कुल नाकाम होंगे। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो इसको समझ बूझ के इस टॉपिक को बात कर। इस्लाम ने पूरी दुनिया से जात पात खत्म की, और यहाँ पंडित जी ने उसको भी मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को ही जनेऊ पहनाया। सिर्फ फर्क इतना है कि औरत को सर ढकने का हुक्म दिया गया है, मर्द को नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। इसी का नाम हिजाब है। मेरे साथ बीएसपी के पूर्व सांसद इलियास आजमी साहब हैं, जो वर्तमान में जो राजनीतिक हालात है उस पर ही हम लोग बात करेंगे। किस तरह से अनुराग ठाकुर जो भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि टीवी अखबार की वजह से भारत के रिश्ते पड़ोसियों के साथ खराब हो रहे हैं। सोचिए, दूसरे देश के इंटरनल मैटर में जिस तरह से हस्तक्षेप करते हैं, अफगानिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, अब ईरान वाले बुरके की मामला हो, भारत की मीडिया जिस तरह से खबरें दिखाती है, भारत का द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल रिलेशनशिप खराब होता है। दूसरे देश उसको अपने मामले में इंटरफेयर मानते हैं, और ये अनुराग ठाकुर का बयान है कि हमारे पड़ोसी देशों से, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और ये वजह क्या है? पाकिस्तान को लेकर, अफ़गानिस्तान को लेकर और अब ईरान को लेकर लगातार टेलीविज़न चैनल पर बहसें होती हैं। ईरान में भूकंप में जिस तरह से ईरान के मामले में इंटरफेयर हुआ, भारत के रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ खराब हो रहे हैं। चाहे चीन का मामला हो, बर्मा का मामला हो, श्रीलंका का मामला हो, तो भारत की मीडिया भारत को असहज करता है, देश के विदेश पॉलिसी को इम्पैक्ट डालता है, और इस वजह से बायलैटरल रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर कह तो रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो कार्रवाई डिजिटल मीडिया पर कर रहे हैं, टीवी अखबार पर नहीं कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, उस पर, और भारतीय राजनीति पर भी बात करेंगे। आप कुछ बताना चाह रहे थे, ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो हिजाब के खिलाफ नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ईरान को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वहाँ एक इलाका है कुर्दिस्तान, जो अफ़गानिस्तान की तरह लड़ाकू लोग हैं। पूरे इतिहास में वो लड़ते रहे हैं। दुनिया में 3 इलाके हैं, चेचनिया दागिस्तान जो रूस के कब्जे में है, कुर्दिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान पर यूरोप काबू नहीं पा सका। कुर्दिस्तान पर जब काबू पाया तो उसने कुर्दों को, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वहीं पैदा हुआ था जिसने 2 बार पूरे यूरोप को शिकस्त दी थी। तो फिर कोई सलाहुद्दीन न पैदा हो जाए, इसलिए यूरोप ने कुर्दिस्तान को तुर्की, ईरान, सीरिया और इराक 4 मुल्कों में बखेर दिया, बांट दिया। चारों मुल्कों में जो लड़ाई होती है, ईरान के बारे में कोई खबर हो, तुर्की के बारे में हो, सीरिया के बारे में हो, इराक के बारे में हो, तो पहले ये पता कर लेना चाहिए कि वो धमाका कुर्दिस्तान के इलाके में हुआ है कि नहीं। अगर कुर्दिस्तान के इलाके में हुआ है तो उसकी नौइयत अलग है। जो हिजाब का मामला है वो हिजाब का कतई नहीं है। ईरान के कुर्दिस्तानी इलाके में एक कस्टोडियल मौत हुई। उस कस्टोडियल मौत के ख़िलाफ़ उनको लड़ना है, कोई बहाना मिल जाए, वो लड़ रहे हैं। ईरान के किसी इलाके में बता दीजिए कि हिजाब का कोई मामला हो, दुनिया में कहीं बता दीजिए। अगर औरतों, टीवी अखबार वाले ईरान और भारत के रिश्ते इससे तो खराब हो जाएंगे, जैसे टीवी वाले यहाँ बहस कर रहे हैं। तो टीवी वाले जो बहस कर रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है कि भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनको मज़ा आ रहा है कि ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिजाब चाहते हैं, पूरी दुनिया का मुसलमान। हिजाब और बुरके में फ़र्क है। बुरका बादशाहों की सुन्नत है, इस्लाम की वो नहीं है। इस्लाम में पर्दा औरतों का उतना है जितना हज में होता है। हज तो एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ, मोहम्मद साहब के ज़माने से आज तक हो रहा है, सिलसिलेवार। सिर्फ फ़र्क इतना है कि औरत को सर ढकने का हुक्म दिया गया है, मर्द को नज़रें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। इसी का नाम हिजाब है। मतलब एथिक्स है, वो एक नैतिकता है। हाँ। एक दूसरे के सामने कैसे पेश है। हाँ, तो ये जो टीवी अखबार वाले तो ईरान के साथ संबंध खराब करा देंगे, जैसे अफगानिस्तान से करवा दिया, पाकिस्तान से करवा दिया, श्रीलंका से करवा दिया,
नेपाल से करवा दिया, चीन से करवा दिया? वो तो इसराइल के एजेंट हैं। पूरी दुनिया की मीडिया पर, पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम पर, फाइनेंशियल सिस्टम पर यहूदियों का कब्ज़ा है। तो एक कस्टोडियल मौत पर जो एहतजाज हो रहा है उसको उन्होंने हिजाब के खिलाफ फैला दिया दुनिया में। भारत की स्थिति कैसे देख रहे हैं? यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि वो डर में हैं और मुसलमानों के नाम पर राजनीति हो रही है। सरकार जिस तरह से अशरफ पसमानदा मुसलमान, बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को कह रही कि वो जो गरीब मुसलमान हैं उनको शेड्यूल कास्ट में डालेंगे, तो दलित मुसलमानों की लड़ाई की पूरी प्लानिंग चल रही है। देखिए, ये सच्चाई है कि 1932 के पूना पैक्ट के बाद 1936 में बैकवर्ड एससी की लिस्ट सूची बनी। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था। नेहरू ने सन 50 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद अगस्त में एक नोटिफिकेशन जारी कराए के राष्ट्रपति से कि अनुमोदन लेके कर दिया कि शेड्यूल कास्ट की सूची वही रहेगी जो है, लेकिन सुविधाएं उनको मिलेंगी जो हिंदू हों। जब सिखों की ख़त्म हो गई, सिखों ने शोर मचाया, हल्ला किया, तो फिर उसमें उसी में तरमीम करके हिंदू या सिख कर दिया। बुद्धिस्ट जो हुए सिख शेड्यूल कास्ट, उनको आखिर बहुत दिन ज़माने तक नहीं मिला। फिर बीपी सिंह ने बुद्धिस्ट को उसमें शामिल किया। मुस्लिम और ईसाई जो थे वो उससे वंचित रहे। उनकी एक तहरीक मूवमेंट चलता रहा अलग से। तो सच्चर कमेटी ने सिफारिश की। सच्चर कमेटी को सिफारिश करने का अख्तियार नहीं था। सच्चर कमेटी ने अपने फैक्ट फाइंडिंग में उसको दिया। फिर पार्लियामेंट में मेरे हंगामे के बाद और लंबी तकरीर और लंबी बहस के बाद सोनिया गांधी और शिवराज पाटिल में कन्फ्यूजल हुई। उसके बाद सच्चर रिपोर्ट को रंगनाथ मिश्रा कमीशन को भेजा गया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी फाइंडिंग दे दी, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण आबादी के अनुपात से है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर शेड्यूल कास्ट की आबादी बढ़ती है तो अनुपात बढ़ जाएगा। तो अगर सिख और अगर ईसाई और मुस्लिम शेड्यूल कास्ट को सन 36 की लिस्ट में जो है उनको अगर शेड्यूल कास्ट की सुविधाओं में शामिल कर लिया जाएगा तो जितना अनुपात बढ़ता है उतना अनुपात बढ़ जाएगा। तो ये घटाए के अनुपात घटा के 22.5% किए थे, इसलिए कि मुस्लिम और क्रिश्चियन को उसमें से निकाल दिया था। लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में तो हैं। ओबीसी कैटेगरी में है ना, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात है। तो देखिए, मसला है नीयत का। न ये ओबीसी को कुछ देना चाहते, हमसे भी बात होती है। जो कास्ट सिस्टम है, भारत दुनिया का पहला एकमात्र अभागा देश है जहां मुसलमानों में भी जात है। इस्लाम ने पूरी दुनिया से जात पात ख़त्म की और यहाँ पंडित जी ने उसको भी, मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को ही जनेऊ पहना दी। इस्लाम को ही जनेऊ पहना दी। बादशाहों ने उस सिस्टम को जारी रखा जो उनको मिला था। पुरोहित सिस्टम जो राजपूत राजाओं से मिला था उसको जारी रखा। और पुरोहित कभी कभी बादशाह के फैसले भी बदल दिया करता था। पुरोहित से समझौता हो गया कि अगर यहाँ की जातियाँ के कुछ लोग मुसलमान होते हैं तो उनकी एक अलग मुस्लिम जात बना दी जाए। मैं कह रहा हूँ ना कि भारत में इस्लाम को ही जनेऊ पहना दिए पंडित जी ने। अब वर्तमान हालात में क्या रास्ता आपको दिख रहा है और क्या चैलेंजेस है मुस्लिम समाज के लिए? आप कैसे सोचते हैं 2024 को बहुत क्रूशियल माना जा रहा है, क्या मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा? 70 साल के मुसलसल जुल्म ने अब मुसलमानों को पसमादा और अपर कास्ट में नहीं, एक जात में बदल दिया है। और पिछले 4-5 चुनाव से, 10 चुनाव से देखिए तो उनकी वोटिंग पैटर्न में जात और पसमादा और अपर कास्ट नहीं रह गया। मोदी जी चाहते हैं किसी सूरत से इनको बांटो, किसी सूरत से इनको बांटो, और उसमें बिल्कुल नाकाम होंगे।
और बशर्ते कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो इसको समझ बूझ के इस टॉपिक को बात करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं उस सूची में नहीं आता शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड की, लेकिन सारी लड़ाई सच्चर कमेटी की, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की, मदरसों को मदद देने वाली अर्जुन सिंह ने जो कुछ किया, मुसलमानों को जो कुछ मिला है वो 14वीं लोकसभा से मिला है। और सारी लड़ाई लड़ने वाला अकेला पार्लियामेंटेरियन मैं था और सरकार के अंदर राज्य मंत्री फातिमी थे। फातिमी अर्जुन सिंह के राज्य मंत्री थे और मेहनत जो थी अर्जुन सिंह की थी। जो मिला है उसमें तो क्रेडिट देंगे ना, शरद यादव, लालू यादव, बीपी सिंह, सबको। सबकी सरकार थी ना, सबको क्रेडिट हैं? आप भी थे तो यही पिछड़े दलित ही तो थे उसमें, रामविलास पासवान। न, क्रेडिट सबको है, लेकिन अर्जुन सिंह को मैं ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि उनके मंत्रालय के थ्रू सब हुआ। तो ये तो यूपीए 2 की, यूपीए 1 की सरकार में ना, मनमोहन सिंह की सरकार में। फिर अर्जुन सिंह के मरते ही वही कांग्रेस थी, वही यूपीए थी। अर्जुन सिंह के मरते ही कपिल सिब्बल के आते ही कपिल सिब्बल ने गला घोंटना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल से मेरा झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि जामा मस्जिद से 10-20 लोगों को मुझको भेजना पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ से एमपी हो, हम तुमसे निपट लेंगे। तब जाके सिद्दीकी साहब जो चेयरमैन थे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कमीशन के, उनकी नौकरी बची, लेकिन उनके अख्तियारात उसने छीन लिए थे। जब सवर्ण किसी पार्टी में हो अपने समाज का हित आगे रखता है, हाँ, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं कर पाते। ये सही है। माइनॉरिटी सिर्फ माइनॉरिटी है, न सवर्ण है न अवर्ण है, लेकिन कोशिश हो रही है कि हिंदू भाइयों की तरह मुसलमानों में भी पसमादा और गैर पसमादा की तफरीक पैदा की जाए। मोदी जी मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, इस मुहिम में भी नाकाम होंगे। इसलिए 2024 की क्या आशा दिख रही है? नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल यूनिटी की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है? 1924 में 2024 में मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के बारे में फैसला करने में नीतीश कुमार और ये आपके राहुल गांधी और दूसरे लोग गलती न करें तो मोदी जी जा रहे हैं। यूपी में या तो बीजेपी 70 सीट जीतेगी और या तो 20 सीट जीतेगी। 70 सीट कैसे 70 जीतेगी? अगर सपा बसपा गठबंधन नहीं होता है तो? नहीं, सपा बसपा गठबंधन हो चुका है और मुसलमानों ने आंख बंद करके उसका साथ दिया। उसके बाद भी उसको नहीं, अब तो पानी बहुत बह चुका है ना। अब तो जो कट्टर हिंदू बने घूम रहे थे उनकी बहुत हक अधिकार छीने गए हैं, बहुत मार पड़ी है। असल में जो बैकवर्ड है वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने राज्य में नंगा इस तरह का जातिवाद चलाया कि जैसे मालूम होता था कि यादव बिरादरी ने तलवार से यूपी को फतह किया। ये तो मीडिया का प्रचार। नहीं, ये एक सच्चाई है। बैकवर्ड के दिमाग से जिस दिन ये बात निकल जाएगी उस दिन बीजेपी का खात्मा हो जाएगा यूपी में। सिर्फ अखिलेश या अखिलेश को किनारे कर दिया जाए। अगर बीजेपी एक सीट से 1-2 सीट ज़्यादा जीत जाए जो कहिए, लेकिन अखिलेश ना ताकतवर हो जाए, इसलिए बैकवर्ड का सारा वोट गैर यादव बैकवर्ड। नीतीश कुमार कुर्मी है ना, कुर्मी नेता हैं, कुर्मियों को वोट नहीं दिला सकते बीजेपी के खिलाफ। हाँ, अगर कुर्मियों को ये यकीन हो जाए कि हमारी वोटिंग, हमारी मेहनत का फ़ायदा अखिलेश को नहीं मिलेगा। नीतीश तो मिल रहे हैं, नीतीश अखिलेश जी से, मायावती से भी बात हो रही है, तो हो सकता है कि बड़ा एक अलायंस बने, कांग्रेस, सपा बसपा कांग्रेस सब लोग मिलकर लड़ें। अभी कल देखिए बसपा का मसला बिल्कुल अलग है और वही मसला से अखिलेश का भी है। पिछले चुनाव में अमित शाह ने सही स्ट्रेटजी अपनाई। उसने अखिलेश से कहा कि तुम लड़ो और मायावती से कहा दिया कि तुम लड़ो मत, पैसा बना लो, टिकट बेच लो, निकलो मत। तो ये तो तमाम बहुजन पार्टियों पर आरोप लगता है। तो बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसा तो बीजेपी और कांग्रेस के पास है। देखिए
सबसे ज़्यादा पैसा सब ने टिकट बेचे हैं पिछले चुनाव में। अखिलेश ने भी बेचे अरे हैं। सर, तो सब कांग्रेस बीजेपी को चंदा मिलता है, मायावती जी अखिलेश को पार्टी चलाने के लिए तो पैसा तो लेना पड़ेगा ना कार्यकर्ताओं से। देखिए, बद अच्छा बदनाम बुरा। मैं बीएसपी का दुश्मन हो ही नहीं सकता। 2 बार एमपी में उसी पार्टी से हुआ हूँ, इसलिए आप भूल जाइए कि मुझको तो बहुजन मुसलमान दलित पिछड़ा कैसे पार्टी चलाए, चंदा तो लेना पड़ेगा ना सर। देखिए, चंदा पार्टी के लिए लेना पड़ेगा, किसी आदमी के लिए। अब ये तो चलिए, अब आपके पास जानकारी हो तो नहीं, बताइए। मेरे पास सब जानकारियाँ हैं। पिछले चुनाव में जो विधानसभा का हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा अखिलेश और बीजेपी ने कमाया है टिकट बेच के। सबसे ज़्यादा बदनाम मायावती हुई है। सबसे कम पैसा मायावती ने लिया है, लेकिन मायावती ने जो लिया एलानिया लिया है। इन लोगों ने अलग अलग जरियों से लिया है। तो बीजेपी ने सबसे कम पैसा लिया। ना, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा लिया है, चाहे वो अमित शाह हो। अच्छा चलिए, अब अगला मुसलमानों की क्या स्ट्रेटजी होगी, आप चूंकि अनुभवी नेता हैं। मुसलमानों ने सपा को इस तरह वोट दिया कि अगर बाप बीएसपी का उम्मीदवार था तो बेटे ने वोट नहीं दिया उसको, सपा को वोट दिया। उसी तरह छोड़ दिया इस वक्त। उसका रिजल्ट रामपुर आजमगढ़ से जाहिर है, 2 महीने बाद हुआ है। रामपुर और आजमगढ़ से ज़्यादा मजबूत सीट, एक बराबर की मजबूत सीट सपा के लिए हो सकती है मैनपुरी। चलिए, तो ये थे इलियास आजमी साहब, और इनकी इस बात में तो दम है कि भारत की मीडिया ने पड़ोसी देशों से भारत के संबंध को खराब कर दिया है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो या नेपाल हो और अब ईरान हो। ये लोग हमेशा बेसिर पैर की खबरें चलाते हैं पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, और उससे बायलैटरल रिलेशनशिप खराब हो रहा है। और ये बात अनुराग ठाकुर ने भी माना है, जो भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। गनीमत ये है कि वो उन यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो देश में सवाल पूछ रहा है सरकार से, जो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है। उन टीवी अखबारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो भारत का नाम दुनिया भर में खराब कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नसीस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।